हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे यहाँ पर पीसीएस। जो आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है जो है 12 जून को, ठीक है। और साथ में जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम है आपका 29 ऑफ मई, ठीक है। मीन्स आज 28 तारीख है, कल है 29 ऑफ मई, कल की डेट में है। इन दोनों एग्ज़ाम्स को फोकस करते हुए ये हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इस सीरीज़ के अंदर अभी तक हमने 26 सेट्स को कवर अप कर लिया है और ये है हमारा 27वें नंबर का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आई होप सो प्रिपरेशन सभी की अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए देखते हैं 27वें सेट में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। फिर देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हेलीबॉर्न सर्वे टेक्नोलॉजी फॉर वाटर मैनेजमेंट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। किस राज्य में हेलीबॉर्न सर्वे जो है वो लॉन्च किया गया फॉर द वाटर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया था आपका कहाँ पर, ये लॉन्च किया है आपका गया है राजस्थान के अंदर, ठीक है। ऑप्शन डी जो रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और ये लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल जल शक्ति जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, हेलीबॉर्न सर्वे टेक्नोलॉजी फॉर द वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये है क्या चीज़, बेसिकली ये एक मैपिंग टेक्निक है, ठीक है। ये जो टेक्निक है दिस इज़ अ मैपिंग टेक्निक है, जिसे यूज़ करेगा, मतलब बेसिकली इसे कर कौन रहा है, देखिए लॉन्च तो किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, बट ये टेक्निक है CSIR की, CSIR NGRI, ठीक है। इसकी ये टेक्निक है सॉरी, NGRI की टेक्निक है। इसके तहत जो है 3D इमेजिंग बनाई जाएगी, ठीक है। 3D इमेजिंग बनाई जाएगी ग्राउंड सरफेस के ऊपर, वो भी उन एरियाज़ में जो सब ट्रॉपिक एरियाज़ हैं, जो बेसिकली डेजर्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पर, अप टू द डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स, ठीक है। 500 मीटर्स की बिलो बिलो द ग्राउंड लेवल, मतलब जो ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से 500 मीटर तक की गहराई तक का जो एक होता है ना, इमेजिंग बनाई जाएगी, 3D इमेजिंग कि किस तरीके का स्ट्रक्चर्स है वहाँ पर, क्या वाटर की अवेलेबिलिटी है नहीं है, ये सब चीज़ों के बारे में एक स्टडी की जाएगी। तो वो प्रोग्राम है आपका ये हेलीबॉर्न सर्वे टेक्नोलॉजी, और ये 2 फेज़ के अंदर किया जाएगा। पहले फेज़ के अंदर 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया को सेलेक्ट किया जाएगा और वहाँ पर ये चीज़ें करी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड फेज़ जब आएगा तो उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। अब ये जो है प्रोग्राम हेलीबॉर्न सर्वे टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति प्लस साथ में यहाँ पर आती है नेशनल एक्वीफर मैपिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। ये इन दोनों का मिला हुआ एक जॉइंट वेंचर है, हेलीबॉर्न सर्वे टेक्नोलॉजी फॉर द वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। एक्वीफर मतलब आपका वो वाले एरिया जहाँ पर वाटर अवेलेबल है अंडरग्राउंड सोर्सेज के अंदर, ठीक है। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विजय चोला वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। विजय चोला जो है वो फाउंडर थे किसके, सॉरी विजयालय, नॉट विजय, इट इज़ विजयालय जो थे, विजयालय चोला, वो चोला डायनेस्टी के एम्पायर के क्या थे, फाउंडर थे। इन्होंने कैप्चर किया था तंजावुर को, ठीक है। जो तंजावुर इलाका था उसे 1850 AD के अंदर इसे कैप्चर किया था और इन्होंने डिफीट किया था पल्लवास को कांची के अंदर, ठीक है। और जिसकी वजह से मतलब उसके बाद फिर जो है चोला एम्पायर्स का जो पोजीशन है वो अच्छा बनता चला गया आगे अगेंस्ट द राष्ट्रकूट, मतलब राष्ट्रकूटों को भी इन्होंने हराया। और उसके बाद फिर इनका जो है वो ग्रोथ जो है वो आपको एक देखने को मिलती है। चोला एम्पायर का जो फाउंडेशन है वो किसने रखा था, विजयालय चोला ने। नेक्स्ट है, द वर्ड गंगाई कोंडा चोला मीन्स द किंग हु कॉन्क्वर्ड द गंगा। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है। देखिए, चोला किंग थे एक, इनका नाम था राजेंद्र वन। राजेंद्र वर ने कालिंगा टू बंगाल, इस यहाँ तक कि मतलब एक जो लड़ाई है, देखिए पहले तो चोला एम्पायर यहीं साउथ में ही था, फिर ये उड़ीसा तक गया, उड़ीसा के बाद फिर ये बंगाल के इलाके तक में पहुंचा, बिहार और बंगाल के कुछ एरियाज में पहुंचा। मतलब जो गंगा वाला जो एरिया है, गंगा रिवर का जो पार्ट पड़ता है वहाँ पर ये लोग पहुँच गए और उस एरिया को भी कॉन्कर किया। और इन्होंने मतलब वही रास्ता अपनाया उस एरिया को जीतने के लिए जो समुद्रगुप्त ने अपनाया था अपने एक टाइम पर, ठीक है। और
जब ये जीत गए, ये गंगा के आसपास का एरिया जो बंगाल का एरिया है, आपका उड़ीसा का एरिया है, तो इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया जिसको कहा जाता है गंगाई कोंडा चोला। ठीक है, और इसका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द गंगा, जिसने गंगा को जीत लिया। ठीक है, तो ये किसने अपने आप को टाइटल दिया था? राजेंद्र वन ने, जो आपका चोला किंग थे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, और जब ये जीत गए थे राजेंद्र वन गंगा के इलाके को, ये भैया बंगाल के इलाके को, तो उसके बाद जब ये वापस आए तो कावेरी नदी के किनारे इन्होंने अपनी एक नई कैपिटल बनाई थी, और ये वही कैपिटल है। ये कहाँ पर है? कावेरी रिवर के किनारे, कावेरी रिवर के किनारे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द त्रिपुरी सेशन 1939 के अंदर सॉरी आईएनसी के जो त्रिपुरी सेशन हुआ था 1939 के अंदर, इससे आपको एक चीज़ याद आ रही होगी कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो इस सेशन के जो अध्यक्ष चुने गए थे, बट यहाँ पर वो क्या कर देते हैं? रिज़ाइन कर देते हैं बिकॉज ऑफ द इनका जो अपोज किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि जो पत्ताभी सीतारमैया हैं उन्हें बनाया जाए चेयरपर्सन। ठीक है, तो बट इलेक्शन तो सुभाष चंद्र बोस जीते थे, तो फिर अपोज करने की वजह से इन्होंने क्या कर दिया? रिज़ाइन कर दिया। और रिज़ाइन करने के बाद जो है जो टेम्परेरी आईएनसी के प्रेसिडेंट बनाए गए इस सेशन के दौरान, जो त्रिपुरी सेशन है 1939 का, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब जब ये रिज़ाइन कर दिया सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस ने जब रिज़ाइन किया तो उसके बाद इन्होंने क्या बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर जो है सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस, इन दोनों के बीच में कहा जाए, या फिर आप कह लीजिए कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कई सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने इसी दौरान बनाया था। बट क्वेश्चन में पूछा है कि त्रिपुरी सेशन के दौरान पार्टी ने, जो आईएनसी पार्टी है, उसने सेंड किया एक मेडिकल मिशन ऑन इट्स बिहाफ, अपने बिहाफ पर मेडिकल मिशन एक भेजा था। किस कंट्री के अंदर? तो ये भेजा था चाइना में। ठीक है, वही चाहते थे भाई, देखिए आईएनसी चाहता था कि जो चाइना है वो उसको सपोर्ट करे इन द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। राज्य मतलब देश की आज़ादी में चाइना जो है उसको ऑन द टर्म्स ऑफ मेडिकल्स या मेडिसिन के टर्म्स में उसे हेल्प करे, सपोर्ट करे फॉर फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड द प्रिंस अमंग द पैट्रियट्स? प्रिंस अमंग द पैट्रियट्स का मतलब ये हो गया कि जितने भी देशभक्त थे उनमें से एक होता ना प्रिंस, होता ना बहुत लोगों में से जो राजकुमार है, ये वो वाली बात, एक स्टेटमेंट कही गई। ये किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा कही गई थी। ये किसके लिए कही गई थी? बेसिकली ये कही गई थी स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस के लिए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के लिए ये स्टेटमेंट इन्होंने कही थी। हालांकि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में ये दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करते थे, बट डिफरेंस इन आइडियोलॉजीज यहाँ पर भी कई सारी देखने को मिलती हैं। ठीक है, और गांधी जी ने एक टाइम पर एक और चीज़ कही थी कि नेताजी विल रिमेन इमोर्टल फॉर ऑल टाइम टू कम फॉर हिज सर्विस टू इंडिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के लिए कही थी। बट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वो कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को हम इसका जयंती मनाते हैं। ठीक है, और 2022 से ही अनाउंस किया गया है कि जो गणतंत्र दिवस का समारोह है वो 23 जनवरी से शुरू होकर 26 जनवरी तक हर साल अब मनाया जाएगा। मतलब ये 5 डे प्रोग्राम जो है वो फंक्शन सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व टीचर डे या विश्व शिक्षक दिवस जो है वो हम कब मनाते हैं? वो मनाते हैं हम 5 अक्टूबर को। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और हम देश के अंदर जो नेशनल टीचर्स डे है वो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 5 सितंबर को। 5 सितंबर को क्यों मनाते हैं? जो किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार। ये हम मनाते हैं जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम मनाते हैं टीचर्स डे के रूप में 5 सितंबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर इज द वर्ल्ड टीचर्स डे, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, उसने अप्रूव किया है सेटिंग अप ऑफ हाउ मेनी मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स? कितने इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स बनाए जाएंगे एंड अप्रैल पीएम मित्रा पार्क्स एट एन आउटले, जिसकी कॉस्ट रहेगी लगभग
4,500 करोड़ के आसपास, 4,445 के आसपास करोड़ के जो आसपास की जो लागत है वो रहने वाली है। ठीक है, तो ये कितने नंबर ऑफ मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स के बारे में यहाँ पूछा गया है। देखिए ओके, यहाँ पर जो एक्चुअली एक ऑप्शन मिस हो गया है, यहाँ पर आप डाल लीजिए 21। ठीक है, ऑप्शन डी जो 21 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रीजन्स की हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स की, वो रहने वाले हैं 7। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 7 टेक्सटाइल रीजन्स जो हैं वो बनाए जाएंगे पीएम मित्रा के तहत। अब पीएम मित्रा जो है ये पार्क्स डेवलप करेगा जो कि स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स होंगे, और जिनको ओन कौन करेगा, जो व्हीकल्स बेसिकली एक तरीके से एरियाज होंगे जिनको ओन करेंगे बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर आपके होंगे पीपीपी मॉडल्स पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स पर ये चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास मेंशन्ड सप्त सिंधु। सप्त सिंधु किस वेद के अंदर लिखा गया है, उसका मेंशन किया गया है। ठीक है, सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 रिवर्स। ठीक है, सॉरी नॉट सप्त सिंधु, 7 रिवर्स नहीं, तो देखिए 7 रिवर्स नहीं होते। सप्त सिंधु का मतलब ये होता है कि जो 5 रिवर्स हैं पंजाब की, ठीक है, पंजाब जो प्रांत है आपका, ठीक है, उसके अंदर जो 5 रिवर्स बहती है उन सभी को क्या कहा जाता है, सप्त सिंधु। और वो 5 रिवर्स कौन कौन सी हैं, वो हैं आपकी जैसे झेलम है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, तो ये 5 रिवर्स जो हैं वो पंजाब के अंदर फ्लो करती हैं, बहती हैं, इन सभी को, ठीक है, विद, सॉरी सप्त है ना तो 7 होंगे ना, ये तो 5 हो गई, प्लस इनके साथ में जो आपकी इंडस रिवर है, इंडस रिवर, और साथ में श्रावस्ती, नहीं श्रावती रिवर जो है, ये सातों रिवर्स को कहा जाता है सप्त सिंधु। ठीक है, कभी पूछा जाए कि सप्त सिंधु कौन सी होती है, देखिए पंजाब की ये 5 रिवर और इंडस और श्रावती, सॉरी सरवती, सरवती नॉट श्रावती, दैट इज सरवती, सरवती रिवर जो है और इंडस रिवर, और ये पांचों रिवर्स जो है आपकी कहलाती हैं सप्त सिंधु। और इसका जो उल्लेख है ये आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद के अंदर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऋग्वेद के अंदर इसका जो है मेंशन आपको देखने को मिलता है। और ऋग्वेद की जब हम बात कर रहे हैं तो ऋग्वेद के अंदर 1028 हाइम्स देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर 10 मंडल, 10 मंडल्स आपको देखने को मिलते हैं ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, और इसमें अगर जो हम स्पेसिफिकली बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ मिडिवल किंगडम्स। मिडिवल किंगडम्स हैं ये सारे, देखिए खिलजी है, ममलूक है, तुगलक है, सैयद डायनेस्टी, सारी डायनेस्टीज के नाम दिए गए हैं। इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी के हिसाब से, मैंने यहाँ कोड नहीं बनाया, बट कोई बात नहीं, हम कोड हम बना लेंगे अपने आप ही। हमें पता होना चाहिए कौन सी डायनेस्टी कब आई। देखिए ममलूक डायनेस्टी की जब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले ममलूक डायनेस्टी की। ममलूक डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, और ये थी आपकी 1206 से लेके 1290 के बीच में। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इस ममलूक डायनेस्टी का फाउंडर था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नाम ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो इस ममलूक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था 1260 से 1290 के बीच में। फिर हम बात करें अगर जो खिलजी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, सॉरी मुमलक या स्लेव डायनेस्टी के बाद आती है बारी खिलजी डायनेस्टी की। ये थी आपकी 1290 से लेकर 1320 के आसपास, लगभग ये 30 साल तक खिलजी डायनेस्टी का राज चल रहा था। और यहाँ पर जो किंग था, बेसिकली जो फाउंडर था, वो था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, वो था इस डायनेस्टी का फाउंडर। फिर हम बात करें तुगलक डायनेस्टी की, तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके 1414 के आसपास तक, लगभग ये 96 ईयर्स तक राज किया तुगलक डायनेस्टी ने, इस टाइम पर थी। और यहाँ पर जो फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का था, वो था गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, नाम ध्यान रखना है। देखिए डायनेस्टीज कब से कब रही और कौन उसका फाउंडर था, ये तो हमेशा याद होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें सैयद डायनेस्टी की, तो सैयद डायनेस्टी आपकी 1414 से आपकी शुरू होती है और ये चलती है लगभग 1421 के आसपास। 7 सालों तक ये सैयद डायनेस्टी, सबसे छोटा कार्यकाल रहा है इसका। और यहाँ पर जो फाउंडर था इस डायनेस्टी का, वो था किरजा खान, किरजा खान, किरजा खान जो था यहाँ पर फाउंडर था बेसिकली इस सैयद डायनेस्टी का। अब देखिए
हम मैच करना है हमको क्रोनोलॉजी पे। देखिए सबसे पहले आपका आया मुमलक, मतलब थर्ड, सेकंड आया, सॉरी सेकंड, देन फर्स्ट, देन हमारा कौन सा है तुगलक, थर्ड, एंड देन फोर्थ। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपका जिस भी ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। ऑप्शन में ऐसे इस तरीके से बना होगा 1 2 3 इस तरीके से, क्योंकि फर्स्ट ये रोमन न्यूमरिक में दिया हुआ है ऑप्शंस, तो उस हिसाब से आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपका थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि गवर्नर्स की लिस्ट दी गई है और पॉलिसीज़, इन गवर्नर्स से कौन कौन सी पॉलिसीज़ लाई उसको मैच करना है, फिर आपको जो भी ऑप्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो वॉरेन हास्टिंग के टाइम पर आई थी रिंग फेंस पॉलिसी, ठीक है। रिंग फेंस पॉलिसी देखिए यहाँ पर क्या बन रही है, पहला ऑप्शन ही बन रहा है आपका, ठीक है। रिंग फेंस पॉलिसी जो है वो वॉरेन हास्टिंग के द्वारा लाई गई थी। अब इसमें होता क्या था कि ये एक तरीके का बफर जोन क्रिएट करना था इसके अंदर, इस पॉलिसी के तहत जो है एक क्रिएशन ऑफ बफर जोन था, जिसके तहत जो है वो डिफेंड कर सकते थे, बचा सकते थे कंपनीज के फ्रंटियर्स को, कंपनी को बचाने के लिए ये एक तरीके का बनाया गया था। और ये पॉलिसी जो है रिफ्लेक्ट करती है आपको, ये पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी जो आपका मराठास और मैसूर के साथ जो वॉर हुआ था ब्रिटिश का, उसके दौरान, ठीक है। तो नेक्स्ट है वॉरेन लॉर्ड वेलेस्ली ने जो शुरू किया था, वो शुरू किया था सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो बी के साथ जाएगा 1। सब्सिडरी अलायंस जो है वो वही होता है कि भाई हम राज नहीं करेंगे, राज आप ही करो, बट आधिपत्य हमारा रहेगा, मतलब हमारे नाम पर आप राज करिए। मतलब जैसे इंडिया में चलता है ना अभी आज भी, जैसे प्रधानमंत्री काम करते हैं किसके नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री काम करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से सब्सिडरी अलायंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर आया था। लॉर्ड डलहौजी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स, जो हड़प नीति का सिद्धांत है वो इससे संबंधित है, डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब से। और इन्होंने सतारा, झांसी, अवध, इन कई सारी जगहों को वो किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स के तहत जो है अपने ब्रिटिश एम्पायर के अंदर शामिल किया गया था, ठीक है। और डलहौजी के बारे में तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टेलीग्राम की जो शुरुआत है वो इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी, ट्रेन की जो शुरुआत है वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी, पीडब्ल्यूडी की जो स्थापना है वो भी इन्हीं के कार्यकाल में, जो आईआईटी रुड़की है आज का, जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था उस टाइम पर, वो भी इन्हीं के टाइम पर शुरू हुआ था। लॉर्ड लेटन की हम बात करें तो लास्ट ऑप्शन बचता है, लॉर्ड लेटन ने जो पॉलिसीज़ कौन सी बनाई फॉर द प्राउड प्राउड रिजर्व के लिए, प्राउड रिजर्व की पॉलिसीज़ जो है वो इन्होंने बनाई थी, ठीक है। जिसके अंदर जो इसका एम था कि साइंटिफिक फ्रंटियर या सेफ गार्ड स्फेयर ऑफ द इन्फ्लुएंस आप बना सके, ठीक है। अब इनको बचाना था किससे, अफगान को, अफगानिस्तान से या अफगान के जो अटैक्स थे उनसे बचाना था अपने लोगों को, लॉर्ड लिटन की पॉलिसी के तहत ये जो थी प्राउड रिजर्व के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैच बनता है ए का 1 है, बी के साथ 2 है, सी के साथ 4 है और डी के साथ है आपका 3। तो 1 2 4 3 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में कोई सा भी आप एग्जाम दोगे वहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल या बुद्धिज्म से रिलेटेड एक आधी चीज़ तो ज़रूर पूछ ही लेते हैं लोग, है ना। तो देखिए थोड़ा सा और भी ज़्यादा हम देख लेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आ भी जाए क्वेश्चन तो आप कहीं गलत ना हो, कोई गड़बड़ ना हो वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल में हम बात करें सबसे पहले, अगर जो बात की जाए राजगीर की, ठीक है। तो राजगीर के अंदर जो हुई थी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि हुई थी दैट इज इन 483 बीसी के अंदर ये आपको देखने को मिली थी, ठीक है, राजगीर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो चेयरपर्सन था उसका भी नाम इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, तो उसका नाम था महाकश्यप, ठीक है। महाकश्यप जो था वो यहाँ पर चेयरपर्सन था, और इसे करवाया किसने था, इसे करवाया था अजात शत्रु ने, अजात शत्रु नाम ध्यान रखिएगा, अजात शत्रु हरणक्या डायनेस्टी जो थी उसका किंग था, हरणक्या डायनेस्टी, उसने करवाया था ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की हम बात करें तो नहीं, पाटलिपुत्र के अंदर नहीं, हम पहले इसके बात करते हैं वैशाली की, क्योंकि देखिए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी हुई थी वैशाली के अंदर, यहाँ पर सेकंड हुई थी। तो सेकंड वैशाली में हुई थी अशोका कर्मा विहार जो एक इलाका है वहाँ पे, और ये हुई थी 250 बीसी के आसपास, 250 बीसी में। और मोगली पित्सा जो यहाँ पर है, मोगली पुत्ता तिस्सा, ठीक है,
ये जो व्यक्ति है ये था वहाँ पर चेयरपर्सन, और इसे करवाया था अशोक ने। अशोक, सम्राट अशोक जो मौर्य किंग थे, उन्होंने ये करवाई थी। नेक्स्ट है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की हम बात करें, वो आती है आपकी पाटलिपुत्र के अंदर। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुई थी आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है आपकी ये हुई है, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत कर दिया एक्चुअली। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो वैशाली में हुई ना, 250 में नहीं हुई, ये हुई थी आपकी 383 बीसी के। और जो पाटलिपुत्र की है ये हुई थी 250 बीसी में, ठीक है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये मैंने आगे पीछे कर दिया था थोड़ा सा। 383 में वैशाली की बुद्धिस्ट काउंसिल हुई जो मोगलीपुत्र ने करवाई थी, उसके चेयरपर्सन थे अशोक ने करवाई थी। और 250 बीसी के अंदर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, और ये यहाँ पर जो चेयरपर्सन थे वो थे सब्बा कामी, ठीक है। और इसे करवाया था काला अशोक ने करवाया था, ठीक है। और काला अशोक कौन था? ये शिशुनाग डायनेस्टी जो थी उसका किंग था, शिशुनाग डायनेस्टी से। और चौथी जो अंतिम बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, जिसे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं, जो आपकी कहाँ हुई थी? कश्मीर के अंदर, ठीक है। और ये हुई थी 78 एडी के, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, 98 एडी के अंदर, ठीक है। 98 कई बार होता है ना बोलने में और लिखने में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, तो डजेंट मैटर। बट यहाँ पर देखिए 98 एडी के अंदर ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल। और यहाँ पर जो चेयरपर्सन थे वो थे वाशु मित्र जो थे वो चेयरपर्सन थे। और वाइस चेयरपर्सन यहाँ पर दो लोग थे एक्चुअली, वाशु मित्र चेयरपर्सन थे, और अश्वघोष जो थे वो थे वाइस चेयरपर्सन, मतलब जो उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और यहाँ पर इस काउंसिल को किसने बनाया था? कनिष्क। और कनिष्क कौन है? कुषाण वंश का जो राजा था कनिष्क, ठीक है। और कनिष्क से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, कनिष्क का जो हेडलेस स्टैचू है, हेडलेस स्टैचू का मतलब उसका सर नहीं है, पूरा बाकी शरीर है, धड़ नहीं है। तो यहाँ पर कनिष्क का जो हेडलेस स्टैचू है वो आपको मथुरा में दिखेगा, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये सब हो गई कहानी आपकी पूरी काउंसिल्स की। क्रोनोलॉजी पे लगाना था, आप लगा लेते हैं सिंपल सा। फर्स्ट कहाँ है देखिए, पहली राजगीर के अंदर पहला, दूसरा वैशाली में, मतलब थर्ड ऑप्शन 1-3, एंड देन थर्ड हुई आपकी पाटलिपुत्र में, और फोर्थ हुई आपकी कश्मीर में। 1-3-2-4 देखिए कहाँ है, 1-3-2-4। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा आपका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिए इन सभी को, ये सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको जरूर टकराएंगी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये था पार्ट 27, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किए हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए, बट थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन ज़्यादा करने की कोशिश करी है ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिक्स हो जाती हैं, फिक्स आती ही आती हैं, इनमें कोई इफ़ एंड बट वाली कंडीशन नहीं लगती है, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।